हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्या फिजिक्स। लास्ट क्लास में देखो हम लोगों ने पोलराइजेशन डिस्कस किया था और मैंने आपको एक अप्रोच ही बताया था कि किस तरह से आप अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप फील्ड निकाल सकते हैं। हम लोग तीन तरह का फील्ड का बात कर रहे थे। वी आर टॉकिंग अबाउट पोलराइजेशन पी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी। तीन वेक्टर्स थे आपके। We had three fields: the electric field E, polarization P, and then displacement vector D. आपको क्या दिया रहेगा? आपको दिया रहेगा फ्री चार्ज डेंसिटी, फ्री चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा। कोई भी डाइलेक्ट्रिक में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन वगैरह पूछता है तो आपको जो दिया रहेगा, यू विल बी गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री चार्जेस। फ्री चार्ज मतलब जो बाहर से चार्ज हम लोग प्लेस करते हैं वो उसको हम लोग फ्री चार्ज बोलते हैं या एक्सटेनियस चार्ज बोलते हैं। तो आपको एक्सटेनियस चार्ज गिवन रहेगा, एक्सटेनियस चार्ज गिवन रहेगा। और दूसरा चीज आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहेगा, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहेगा। और ये इंफॉर्मेशन से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन निकालना होगा। तो मैंने आपको अप्रोच बताया था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास का स्लाइड निकाल लेते हैं। आई थिंक हाँ, ये देखो, चलो लिख ही लेते हैं फिर दोबारा, है ना। मैंने आपको जो प्रॉब्लम आएगा, दो तरह का देखो सवाल आता है आपको। एक तो क्वेश्चन आता है कि आपको डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ है और फ्री चार्ज दे दिया, कैलकुलेशन ऑफ फील्ड के ऊपर आएगा। फील्ड में आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, पोलराइजेशन निकालो। और दूसरा क्वेश्चन जो आता है कैलकुलेशन ऑफ बाउंड चार्ज के ऊपर आता है। तो कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ, कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ तो सबसे पहले आप निकालेंगे डी। क्यों सबसे पहले ये निकालेंगे? क्योंकि सबसे पहले आप यही निकाल ही सकते हो, बाकी दोनों डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि इनको निकालने के लिए फिर आपको बाउंड चार्ज की जरूरत पड़ेगा। अगर गॉस लॉ ऑफ ई देखोगे तो गॉस लॉ ऑफ ई इज व्हाट? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये जो क्यू होता है इट इंक्लूड्स बोथ बाउंड चार्ज एंड फ्री चार्ज। बाउंड चार्ज का इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा। बाउंड चार्ज जो है फिनोमेना का आउटकम है, वो निकालना पड़ता है, वो दिया नहीं रहता है सवाल में। तो बाउंड चार्ज का चूंकि इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा तो ई निकाल नहीं पाओगे आप, ठीक है। इसी तरह से आप पी भी नहीं निकाल पाओगे क्योंकि इसमें भी बाउंड चार्ज इन्वॉल्व है। तो आप क्या निकालेंगे? आप पहले डी निकालेंगे, पहले आप डी निकालेंगे। और डी क्या होता है? आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सी द लास्ट लेक्चर, अदरवाइज मतलब ये मुश्किल होगा समझना, ठीक है। लास्ट क्लास में सब हम डिस्कस किए हैं। इस फॉर्म वंस यू फाइंड डी, आपको एक क्यूएफ फ्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा, फ्री चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन सारा दिया रहेगा, वहां से आप डी निकाल लेंगे। एक बार डी निकल जाएगा तो इस फार्मूले से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर दिया रहेगा आपको। और उसके बाद एक बार ई आ जाएगा तो उससे आप पी भी निकाल पाएंगे। दिस इज, यहां पे इस तरह से P निकाल लेंगे। तो अप्रोच ये रहेगा, चाहे आपसे P या E पूछे, आपको निकालना क्या है? आप पहले D निकालेंगे। D निकालने के लिए आपको बाउंड चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ता है। यू नीड ओनली फ्री चार्ज, जो कि सवाल में दिया रहेगा। तो वहां से गॉस लॉ यूज करके आप D वेक्टर निकाल लेंगे। एक बार D वेक्टर निकल जाएगा, वहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, उसके बाद पोलराइजेशन निकाल लेंगे। तो दिस विल बी द अप्रोच विच यू आर गोइंग टू फॉलो, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लुक एट दिस क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट IIT जैम, CSR नेट या ग्रेजुएशन फिजिक्स से कर रहे हैं, वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इवन दोज हु आर इंटरेस्टेड इन हायर फिजिक्स, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सी दिस क्वेश्चन। ए यूनिफॉर्म आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक इज शेप्ड एज spherical layer with radii A and B. Obtain the electric field as a function of R from the center of the layer if dielectric has certain positive extraneous charge Q distributed uniformly over the internal surface of the layer
and over the volume of the layer. देखो क्वेश्चन देखिए क्या है. We have yes, ये डाइलेक्ट्रिक है, दिस इज डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, ये इनर ये दिस इज डायल स्फेरिकल लेयर, ये पूरा डाइलेक्ट्रिक है आपका. ये डाइलेक्ट्रिक है. ठीक है, इनर रेडियस ए हो गया, आउटर रेडियस इज बी. ठीक, इनर रेडियस इज ए एंड आउटर रेडियस इज बी. अब क्या किया, पहला केस लेते हैं. इफ डाइलेक्ट्रिक हैज सर्टेन पॉजिटिव एक्सचेंजेस चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द इनर सरफेस. ए वाला पार्ट लेते हैं. चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली, चार्ज क्यू इज ओवर द इनर सरफेस. यहां पे हमने चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब यहां से चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट करो तो चार्ज क्यू करेगा क्या, इट विल प्रोड्यूस द फील्ड. ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा चारों तरफ, इज गोइंग टू प्रोड्यूस फील्ड इन ऑल डायरेक्शन, इज गोइंग टू प्रोड्यूस फील्ड. अब ये फील्ड क्या करेगा, दिस फील्ड अंडर द एक्शन ऑफ दिस फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सटेनियस चार्ज, द डाइपोल्स, जो अंदर के डाइपोल्स हैं, जो अंदर के डाइपोल्स हैं, वो इस तरह से अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. दे विल गेट अलाइंड ये फील्ड है तो डाइपोल्स इस तरह से आपका अलाइन हो जाएगा. नहीं, डाइपोल्स विल गेट अलाइन लाइक दिस. जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो डाइपोल्स, जो अंदर के डाइपोल्स हैं, इस तरह से अलाइन हो जाएंगे. ठीक है, इस तरह से अलाइन हो जाएगा. ओके, अब आप देखिए, अगर हम लोग सॉरी अब अगर हम लोग ये अगर हम लोग इस रीजन को देखो, द रीजन बिटवीन द रेड सर्कल्स, तो ये सब डाइपोल तुम्हारे कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये सब चार्जेस जो है कैंसिल हो, ये ओवरलैप कर रहा है ना, ये चार्ज ओवरलैप कर रहा है, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड व्हाट विल यू हैव, यू विल हैव, आपका जो रहेगा वो ऐसा कुछ आ जाएगा चार्ज. एक इनर सरफेस हो गया, ये आउटर सरफेस हो गया. ठीक है, यू विल हैव द चार्ज क्यू हियर, और बीच के तो चार्जेस सब ओवरलैप कर रहे हैं ना,
यहाँ के चार्ज ओवरलैप करें, पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल हैव a bound charge appearing on the inner surface and a bound charge appearing on the outer surface. आप देखो यहाँ पे माइनस चार्ज अपीयर हो रहा है इनर सरफेस पे और एक पॉजिटिव बाउंड चार्ज आउटर सरफेस पे अपीयर हो रहा है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं बाउंड चार्ज का, ये भी हम लोग को पूछेगा एग्जाम में। तो ये इनर सरफेस पे आपको पॉजिटिव बाउंड चार्ज नेगेटिव बाउंड चार्ज अपीयर हो रहा है, and you have a positive bound charge appearing on the outer surface. You have the positive bound charge. देखो सवाल में ये सब ऐसे पूछा नहीं है, हम तो कल डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। सवाल हमारे लिए अभी एक माध्यम है टू टेल यू द कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो व्हाट वी आर फाइंडिंग इज, हमने जब चार्ज कैपिटल क्यू डिस्ट्रीब्यूट किया इनर सरफेस पे, तो दैट चार्ज कैपिटल क्यू प्रोड्यूसेस अ फील्ड, and under the action of that field, this dielectric layer has got polarized. The dipoles get aligned in radially outward direction. Radial direction dipole align हो जा रहा है। Alignment of dipole की वजह से तो बीच में जो इनर बल्क में देखिए चार्ज ओवरलैप कर रहे हैं, वो सब कैंसिल आउट कर जाएंगे, and you'll have a net bound charge appearing at the inner surface, that is a negative bound charge, और एक positive bound charge outer surface पे appear हो जाएगा। You have something like this. ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए एक तो फील्ड हो गया, दिस फील्ड इज ई नॉट इज बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव एक्सटेनियस चार्ज क्यू, और एक फील्ड जो है बाउंड चार्ज प्रोड्यूस करेगा दैट विल बी इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक फील्ड जो है बाउंड चार्ज प्रोड्यूस करेगा, सो द नेट फील्ड इनसाइड विल बी व्हाट, ई naught minus E dash, that will be your net field inside. So what we are finding? We are finding that the field produced by the extraneous charge gets weakened due to polarization of dielectric. ये क्या है? This is polarization. ये polarization है। तो polarization की वजह से जो field है, electric field in the dielectric, that gets weakened. तो ये यही पोलराइजेशन है, यही हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि पोलराइजेशन लीड्स टू वीकनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। पोलराइजेशन जो है उसके वजह से फील्ड वीकन हो जाता है, एंड लार्जर इज द वीकनिंग मोर इज द पोलराइजेशन, और यू कैन से मोर इज द पोलराइजेशन मोर इज द वीकनिंग ऑफ फील्ड, मोर विल बी द अपीयरेंस ऑफ बाउंड चार्ज ऑन द इंटरफेस। बाउंड चार्ज उतना ही बाउंड चार्ज अपीयर होगा, ज़्यादा पोलराइजेशन होता है ज़्यादा बाउंड चार्ज अपीयर होना, ज़्यादा पोलराइजेशन हो ज़्यादा अलाइनमेंट हो रहा है, ज़्यादा अलाइनमेंट होना मतलब उतना ही अधिक बाउंड चार्ज अपीयर होगा, और जितना अधिक बाउंड चार्ज अपीयर होगा उतना अधिक फील्ड वीकन होगा, क्योंकि उतना स्ट्रॉन्गर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश जनरेट होगा, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस है इस क्वेश्चन का। अब देखो क्या निकालना है। अच्छा, निकालने के लिए सब शायद जरूरत नहीं पड़े आपको, लेकिन समझने के लिए सब जहाँ जहाँ पे देखो, जहाँ जहाँ पे फिजिकली हम लोग एनालाइज कर सकते हैं वहाँ पे एनालाइज करना चाहिए हम लोग को, बिकॉज उससे हमारा कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होता जाएगा ना, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एनालिसिस, हर जगह तो देखो एनालिसिस पॉसिबल भी नहीं होगा, लेकिन जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ तो किया जाए एटलीस्ट, ठीक है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड मोर फिजिक्स। अब देखो क्या पूछा है तुमसे, क्या बोल रहा है, ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो। यू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर लेस देन ए, यू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन ए टू बी, and you find the electric field outside also more than B, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्टली निकाल नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ फ्री चार्ज पता है, यू डोंट नो मोर अबाउट बाउंड चार्जेस। बाउंड चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत पता है कि नेगेटिव बाउंड चार्ज यहाँ आ रहा है, पॉजिटिव बाउंड चार्ज यहाँ आ रहा है, ये सब पता है, लेकिन उसका वैल्यू नहीं पता है कितना बाउंड चार्ज अपीयर हुआ है, वो निकालना पड़ता है, ठीक है, वो निकालना पड़ता है। तो वो तो अभी है नहीं अवेलेबल, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली निकाल नहीं पाएंगे यूजिंग गॉस लॉ। तो आप क्या करेंगे, आप पहले डी निकालेंगे। अप्रोच भी यही था, हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में कि चाहे आपको कोई भी फील्ड पूछा हो, पहले आप डी निकालो, क्योंकि आप डी निकाल सकते हो, क्योंकि डी निकालने के लिए आपको बाउंड चार्ज का इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। यू कैन फाइंड डी फ्रॉम द फ्री चार्ज ओनली, फ्री चार्ज का इन्फॉर्मेशन से ही आप डी निकाल सकते हैं, आप डी निकाल सकते हैं।
सो लेट्स फाइंड डी फर्स्ट। आपको सवाल दिया हुआ है कि भाई यू हैव दिस इज योर डाइलेक्ट्रिक लेयर ए एंड बी, और यहां पे हमने चार्ज क्यू प्लेस कर दिया है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर चाहिए, मीन्स यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड case 1 for all values of r, all values of r. So let's start from inside. Let's find electric field for r less than a. आपको मैंने बताया था कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें पहले आप d निकालें, पहले आप d निकालें, ठीक है। So we will be using Gauss law of d vector, ठीक है। So in order to use this Gauss law of d vector, again over here at this place, I'll request all of you to go through the chapter of Gauss law of electrostatics. आप Gauss law of electrostatics का वीडियो मैंने बना रखा है, आप उस चैप्टर को पूरा पढ़िए, ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया है कैसे हम लोग Gauss law यूज करके फील्ड निकालते हैं। वो सारा जो है अप्रोच जो हम लोग डेवलप किया है इन द चैप्टर ऑफ Gauss law of electrostatics, वो सब का हम लोग फ्रीली यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे वो सारा चीज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे जो हम लोग ऑलरेडी Gauss law में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो रीड दैट चैप्टर बिफोर दिस, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, तो पहले वो पढ़िए, Gauss law पढ़ लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर को पढ़िए, ठीक है। ओके, सो पहला काम क्या करना है, आपको गॉसियन सरफेस चूज करना है। जब भी आप गॉसियन सरफेस चूज करते हैं तो यू शुड टेक गॉसियन सरफेस विच इज सिमेट्रिक टू दिस फ्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला काम अगर गॉस लॉ अप्लाई करना है तो आप करेंगे चूज ए गॉसियन सरफेस, ए नाइस गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस चूज करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कोई भी क्लोज सरफेस और गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, लेकिन आपको गॉसियन सरफेस लेते समय थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि आपको क्यूएफ नोन है और निकालना क्या है, आपको डी निकालना है। आपको क्यूएफ नोन है और आपको निकालना है डी। तो ये आप तभी निकाल पाएंगे जब ये इंटीग्रल आप इवेल्युएट कर पाएंगे, लेफ्ट साइड वाला। और ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना है विदाउट एग्जैक्टली नोइंग द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डी। आपको ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना है विदाउट एग्जैक्टली नोइंग द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डी, ठीक है। डी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको नहीं पता है और फिर भी आपको इंटीग्रल इवेल्युएट करना है, तो इस यहाँ पे गॉसियन सरफेस, एक राइट काइंड ऑफ गॉसियन सरफेस चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे तो गॉस लॉ ऑफ डी वेक्टर बोलता है कि द फ्लक्स ऑफ डी अक्रॉस एनी गॉसियन सरफेस, एनी क्लोज गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द फ्री चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट, ठीक है। तो गॉस लॉ ऑफ डी वेक्टर हैज लेफ्ट यू फ्री टू चूज एनी क्लोज सरफेस ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो इस फ्रीडम का यूज कीजिए। आप ऐसा गॉसियन सरफेस यूज कीजिए, आप ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करो जिसपे ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना इजी हो। यू चूज सच ए गॉसियन सरफेस वेयर इट इज इजी टू इवेल्युएट दिस सरफेस इंटीग्रल, राइट, कीपिंग इन माइंड यू डोंट हैव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डी। कीपिंग इन माइंड कि आपके पास डी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, तो एक राइट काइंड ऑफ गॉसियन सरफेस चूज करना की है। सो यू चूज ए गॉसियन सरफेस सच दैट it should be symmetric to the free charge distribution. Second thing, it must pass through the point D is to be found. It must pass to the point where D is to be found. ये सब देखो इस तरह का डिस्कशन हमने गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था। इसको हम स्किप भी कर सकते थे, लेकिन हमको पता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गॉस लॉ वाला वीडियो नहीं देखे होंगे, डायरेक्टली इसको देख रहे हैं। थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं जितना बता सकते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो आप ऐसा गॉसियन सरफेस चूज कीजिए। अगर ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करेंगे तो आपको ये जो सरफेस इंटीग्रल है वो इवेल्युएट करने में इजी रहेगा, ठीक है।
इवेल्युएट करने में ईजी रहेगा। मतलब ये ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करने के लिए आपको ये गॉस लॉ नहीं बोल रहा, ये आप चूज कर रहे हैं। यू आर डूइंग इट बिकॉज choosing such a Gaussian surface will lead to convenience in evaluating the surface integral. You are taking it just because कि ऐसा चूज करने से आपको surface integral evaluate करने में convenience रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बोले कि this Gauss law of D vector is applicable to a symmetric Gaussian surface, it is correct. But if somebody says कि Gauss law of D vector is applicable only to a symmetric Gaussian surface, then that will be wrong. Like any other closed surface, it is applicable to a symmetric Gaussian surface also. लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं ये सिर्फ सिमेट्रिक Gaussian surface पे applicable है या ट्रू है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इट इज applicable to all kind of Gaussian surface. आपको फ्लक्स ऑफ डी तो किसी भी Gaussian surface के लिए दे देगा, लेकिन डी इवेल्युएट, देखो गॉस लॉ तो क्लेम भी नहीं कर रहा है कि हम तुमको डी वेक्टर देंगे, ये तो फ्लक्स ऑफ डी वेक्टर का बात कर रहा है, ये तो फ्लक्स ऑफ डी वेक्टर का बात कर रहा है। ये फ्लक्स ऑफ डी वेक्टर किसी भी Gaussian सर्फेस के लिए दे देगा आपको, लेकिन डी इवेल्युएट करना है तो आपको ध्यान में देना पड़ेगा कि आपको Gaussian सर्फेस ऐसा लेना है कि जहाँ पे इंटीग्रल इवेल्युएट हो पाए, जहाँ पे हम लोग इंटीग्रल को इवेल्युएट कर पाए। इवेल्युएट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी इंटू समथिंग आ जाएगा, और समथिंग को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, आपको डी वेक्टर निकल के आ जाएगा। ठीक है, दैट्स द होल डिस्कशन फॉर द गॉस लॉ ऑफ डी वेक्टर। अब देखिए आपको कहाँ निकालना है, आपको आर लेस देन ए निकालना है, बीच में भी निकालना है और बाहर भी निकालना है। ठीक, निकालते हैं इसको फाइंड आउट कर, इसको मिटा दें और हम लोग देखेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे जो सिमेट्रिक Gaussian सर्फेस चूज करने से कैसे कन्वीनियंट होता है ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना। वी विल सी इट थ्रू दिस एग्जाम्पल। ठीक है, अभी कहाँ निकालना है, आर लेस देन ए। तो Gaussian सर्फेस कैसे लेंगे, Gaussian सर्फेस, टेक ए Gaussian सर्फेस which is symmetric to this free charge distribution। फ्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सिमेट्रिक आपको Gaussian सर्फेस लेना है, और इट मस्ट पास टू द पॉइंट, मान लो ये पॉइंट पे निकालना है आपको, यू हैव टू फाइंड एट दिस पॉइंट, इट मस्ट पास टू द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड डी वेक्टर। ठीक है, तो आप Gaussian सर्फेस ऐसा ले लीजिए, टेक द Gaussian सर्फेस लाइक दिस। चूंकि चार्ज तो स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ए Gaussian surface which is symmetric to this charge distribution would be a sphere only, ठीक है। अब इस पे अगर इवेल्युएट करें हम लोग तो D will be in radial direction। देखो ये जो आप एक टॉपिक हमने पढ़ाया था आपको, द सिमेट्री ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्री से हम लोग फील्ड के बारे में काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन निकाल पाते हैं। मतलब आपको मैंने बताया था कि जिस तरह का सिमेट्री कॉज के अंदर होता है, वैसा ही सिमेट्री हम लोग को इफेक्ट के अंदर दिखता है। मतलब जिस टाइप का सिमेट्री आपको फ्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दिखेगा, वैसा ही सिमेट्री आपको डी वेक्टर के अंदर दिखेगा। ये इस पर हम लोग काफ़ी लंबा डिस्कशन किए थे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो जिस तरह का सिमेट्री आपको फ्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दिखेगा, वैसा ही सिमेट्री आपको डी वेक्टर के अंदर दिखेगा। और सिमेट्री पे एक अच्छा डिस्कशन हमने किया था, हमने आपको बताया था कि 3 तरह का सिमेट्री होता है, इन्वर्जन सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ये सब लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो वो सब देखिए आप, अच्छा है। ठीक है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको फिजिक्स में अच्छा मज़ा आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो फ्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर स्फेरिकल सिमेट्री है। स्फेरिकल सिमेट्री सेम एज इन्वर्जन सिमेट्री। चूँकि अंदर इसके अंदर इन्वर्जन सिमेट्री है, तो डी वेक्टर के अंदर भी इन्वर्जन सिमेट्री होगा। अब डी वेक्टर के अंदर इन्वर्जन सिमेट्री का मतलब है, एक तो डी फील्ड रेडियल होगा और दूसरा डी विल डिपेंड ऑन आर ओनली। ये सारा डिस्कशन इज ऑलरेडी डन इन द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गो थ्रू दैट चैप्टर, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, राइट। तो चूंकि फ्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्फेरिकल सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री सेम है इन्वर्जन सिमेट्री, कहीं पर स्फेरिकल बोल रहे हैं, कहीं पर इन्वर्जन बोल रहे हैं, डोंट कंफ्यूज, दे आर सेम थिंग। ओके, मतलब फिजिक्स के अंदर उसको स्फेरिकल सिमेट्री बोला जाता है, मैथमेटिक्स के अंदर उसको इन्वर्जन सिमेट्री बोलते हैं, ऐसा कुछ है। तो चूंकि स्फेरिकल सिमेट्री है फ्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो वैसा ही सिमेट्री डी के अंदर भी आ जाएगा, क्योंकि फ्री चार्ज जो है कॉज हो गया और डी आपका इफेक्ट हो गया। तो जिस तरह का सिमेट्री कॉज में होगा, वैसा ही सिमेट्री इफेक्ट में होगा, तो डी के अंदर भी वही सिमेट्री होगा। एंड स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ डी विल लीड अस टू द 2 फैक्ट्स।
that is D is radial and the second thing is D is function of R only. ये सारा डिस्कशन किया है पीछे, ठीक है, मतलब गॉस लॉ में देख लेना, ठीक है, हाउ वी गेट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्री. तो दो चीज आ रहा है, D is radial like this and D is a function of R only. चूंकि D रेडियल है and N is outward drawn normal, N is outward drawn normal और जो गॉसियन सर्फेस लिया है वो हमने स्फेरिकल लिया है. स्फेरिकल के ऊपर आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल क्या होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा. दैट मीन्स D and N they lie in same direction. So that will lead to, since D and N they lie in same direction at each and every point on S. तो D is parallel to N at each and every point on S. जो जो चीज S के ऊपर ट्रू होगा वो सारा चीज हम यूज कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रल का इवेल्युएशन में. So D dot N is D, right? And what is free charge enclosed? It does not enclose any charge. That will be 0. अच्छा, D is a function of R only and R is going to be constant on S. हमने स्फेयर लिया है, स्फेयर लेने का फायदा आपको दिख रहा है. पहला फायदा तो हो गया D dot N is D, ठीक है. और दूसरा D is a function of R only and R is going to be constant on the Gaussian surface, so I can take it out. ये क्या हो गया, ये हो गया surface area. So that leads to D equal to 0. So D is 0 inside. D is 0 inside. Electric field is D equals to epsilon or epsilon R. चूंकि D 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा. पोलराइजेशन ऑफ कोर्स विल बी 0 बिकॉज देयर इज नथिंग. वैक्यूम का पोलराइजेशन होता ही नहीं है ना, वैक्यूम में तो कुछ है ही नहीं मटेरियल, तो पोलराइजेशन का कोई मतलब नहीं है. E is 0, so P is also 0, right? तो inside your D is 0, P is 0, electric field is 0. ठीक, electric field is 0. Okay, getting a point? अब हम लोग let's see case 2. केस 2 देखते हैं. Let's look into case 2. Case 2. R okay, we are finding now field in the dielectric. Again you take a Gaussian surface, we will use this Gauss law. ये गॉस लॉ यूज करेंगे क्योंकि अब हमें डाइलेक्ट्रिक लेयर में फाइंड करना है. तो it is take Gaussian surface symmetric to the free charge distribution and it must pass to the point where you want to find the field. It must pass to the point where you want to find the field. You want to find the field at this point P, right? तो आप एक Gaussian surface ले लो यहाँ पे. Take this Gaussian surface passing through point P and symmetric to the free charge distribution. Symmetric to the free charge distribution. So what is D dot N ds? चूंकि फ्री चार्ज डेंसिटी, फ्री चार्ज के अंदर स्फेरिकल सिमेट्री है, so D will be radial at each and every point and n cap is also radial because the Gaussian surface is sphere. स्फेयर Gaussian surface है तो स्फेयर के लिए रेडियली आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल क्या होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा. और D रेडियल है because the charge distribution has got inversion symmetry. So whatever symmetry you have in the charge distribution, same kind of symmetry will be found in the field also. तो D के अंदर भी वही symmetry होगा जो free charge के अंदर symmetry है. So symmetry of D, spherical symmetry of D will lead to two facts. One is D is radial and D is a function of R only. ठीक है. To know more about it, read the Gauss law. I have discussed in detail. So D is and N is lying in same direction. So D dot N is D.
at each and every point, and d is a function of r only, d is a function of r only, so I can take d outside. ये क्या हो जाएगा, ठीक। और फ्री चार्ज क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फ्री चार्ज ही इनक्लोज हो गया है, क्योंकि फ्री चार्ज तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया आपने इनर सरफेस पे, तो इस गॉसियन के सरफेस के अंदर तो सारा ही फ्री चार्ज आ गया ना, होल चार्ज Q lies inside the Gaussian surface. So from here you have d into 4 pi r square equal to Q. That means d is, ठीक है। सो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, वेक्टर फॉर्म में इसको अगर लिखना है, we'll write like this, like this, and electric field will be what, अब एक चीज ध्यान दीजिए, जब हम लोग ये लिखते हैं, then epsilon r is basically the relative permittivity at the point where you are using this formula. जहां पे रिलेशन यूज कर रहे हैं उस जगह का रिलेटिव परमिटिविटी होता है। आप कहां पे यूज कर रहे हैं, आप यहां यूज कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक लेयर में, तो वहां का आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेंगे। जिस पॉइंट पे आप यूज कर रहे हो ये रिलेशन जिस पॉइंट पे यूज कर रहे हो उस पॉइंट, देखो फील्ड जो है ना एक एक पॉइंट पे डिफाइन होता है, एक एक पॉइंट, फ्लक्स जो है एक इंटरवल कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रल जो है एक इंटरवल के ऊपर डिफाइन होता है, लेकिन जो फील्ड है वो पॉइंट के ऊपर डिफाइन होता है। जिस पॉइंट पे आप ये रिलेशन लगा रहे हैं उस पॉइंट का एप्सिलॉन लेंगे। कई बार क्या होता है ना, एप्सिलॉन वेरिंग होता है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और होता है। तो जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, जिस पॉइंट पे ये रिलेशन यूज कर रहे हो, उस पॉइंट का रिलेटिव परमिटिविटी लोगे, राइट। जैसे हमने, हम अगर बाहर यूज करेंगे तो बाहर में डायरेक्ट्रिक कौन सी 1, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक कौन सा एप्सिलॉन r है, विच इज मोर देन 1 इन फैक्ट, वो दिया रहेगा सवाल में आपको। तो जिस पॉइंट पे आप ये रिलेशन यूज कर रहे हैं उस पॉइंट का ये रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज इक्वल टू ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सिमिलरली योर P इज गोइंग टू बी chi is epsilon r minus 1. All this is epsilon r minus 1 this is going to be a P. ये आपका P आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट्रिक लेयर में फील्ड्स निकाल पा रहे हैं। पहला क्या करना था, पहले आपको D निकालना है, फिर E निकालना है, और उसके बाद आपको P निकालना है। पहले आपको D निकालना है, फिर वहां से E निकालना है, और E के बाद आपको P निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फील्ड निकाल लेंगे डाइलेक्ट्रिक के अंदर। अब क्या रह गया आपका आउटसाइड, इसको मिटाएंगे नहीं, इसको हम लोग आगे यूज करेंगे एक्चुअली, आगे ना नेक्स्ट लेक्चर में इस रिजल्ट को यूज करेंगे, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। आउटसाइड दूसरे पेज पे निकाल लेते हैं हम लोग का। ये डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ है, यहाँ पे फ्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपको, ये Q है A and this is B. Now case 3, R is more than B. R is more than B. Again you choose the Gaussian surface. आपको चाहे कोई भी फील्ड निकालना हो, आप निकालेंगे तो D ही ना, ये बहुत क्लियर दिमाग में ठूस लीजिए कि चाहे कोई भी फील्ड निकालना हो पहले निकालना है D, ठीक है। क्योंकि QF जो है, QF से आप D ही निकाल पाएंगे, बाकी सबके लिए बाउंड चार्ज वगैरह का जरूरत पड़ता है, ठीक है, ओके। तो अब आप गॉसियन सरफेस लो, आपको कहाँ निकालना है फील्ड, आपको फील्ड बाहर निकालना है,
ठीक है, आपका पॉइंट ये यहाँ निकालना है। तो गॉसियन सर्फेस कैसा लोगे? गॉसियन सर्फेस शुड बी स्फेरिकल, सिमेट्रिक टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड मस्ट पास टू द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड द फील्ड। ठीक है, ये आपका गॉसियन सर्फेस हो गया। अब आप फ्लक्स निकालो। लेट्स फाइंड फ्लक्स ऑफ डी, d dot and ds. So since a free charge distribution has got a spherical symmetry, so same kind of symmetry will be found in d also. तो उससे दो चीज आएगा कि d जो है रेडियल होगा and d will be function of r only. तो सब जैसे पिछले केस में किए थे वैसे ही करते जाएंगे। d and n are parallel, so d dot n is d, and d is a function of r only, and r is constant over the Gaussian surface, so d can come outside. And what is QF? Everything is enclosed, सारा ही enclosed हो रखा है। ठीक है, so from here we have d into 4 pi r square equals to q, और d is, ठीक है, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है हम लोग को, वेक्टर फॉर्म में लिख लिया जाए, d is E r cap, E is d upon, अब मैं आपको लास्ट मतलब अभी पीछे बताया था आपको कि एप्सिलॉन इज बेसिकली एप्सिलॉन एट द पॉइंट वेयर यू आर यूजिंग दिस रिलेशन, यू आर यूजिंग द रिलेशन इन दिस रीजन। अगर रीजन 1 है, रीजन 2 है, तो रीजन 3 है, तो रीजन 1 and 3 आर वैक्यूम एंड 2 इज डाइलेक्ट्रिक। तो आप ये कहाँ भी यूज कर रहे हो? यू आर यूजिंग इट इन वैक्यूम। और वैक्यूम डज नॉट गेट पोलराइज, तो वैक्यूम का जो एप्सिलॉन r है दैट इज 1 बेसिकली, सो इट इज, this is going to be our E, and what would be P? And in the region 3 vacuum में chi क्या होता है? It is 0. Vacuum does not get polarized. Vacuum does not get polarized. ठीक है, so P will be 0. P will be 0. तो हम लोग देखो, आपको सिर्फ E पूछा था, लेकिन हम P भी निकाल रहे हैं क्योंकि हमको आगे जरूरत है P का, आगे हमको जरूरत है P का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लिया, D भी निकाल लिया और P भी निकाल लिया। ठीक है, इसको सब जगह एक साथ लिख देते हैं सारा। ठीक है, आपको जो दिया हुआ था, यू आर गिवन ए डाइलेक्ट्रिक लेयर, एक जगह समराइज कर देते हैं। This is Q, this is A, this is B. So this is region 1, region 2 and region 3. So for region 1 your E was 0, D was 0 and P was 0. For region 2, your D is, just write in vector form, ER cap, electric field was ER cap, and P is ER cap. For region 3, region 2 क्या था? ये था। For region 3, your D is your electric field is, and your P is 0. ठीक है, we have found electric field, we have found polarization, we have found D for all values of R, for all values of R. ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, till A the field was 0, इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहा हूं,
electric field was 0. Then inside your electric field is this, and then outside there is abrupt rise in the field. ये एप्सिलॉन आर गायब हो गया ना बिल्कुल से, एकदम से गायब हो गया। तो एप्सिलॉन आर जो है इसका वैल्यू होता है मतलब 50-60 ऐसे रेंज में होता है, तो एकदम से 50 टाइम्स शूट कर जाएगा ना। जैसे ही आप आर ग्रेटर देन बी में जाओगे एकदम से 50 गुना 60 गुना शूट कर जाए जो भी एप्सिलॉन आर का वैल्यू है। समझ में आ रहा है आपको ये चीज? अगर मान लो हम लोग पोलराइजेशन नहीं कंसिडर करते, अगर हम लोग पोलराइजेशन कंसिडर नहीं करते, मान लो सपोज करो कि एक समय के लिए मान लो कि नेचर डज नॉट हैव पोलराइजेशन फेनोमेना, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन वही होता है जो यहाँ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड हैव बीन Q/4πε0r²। पोलराइजेशन की वजह से क्या हो रहा है? पोलराइजेशन की वजह से फील्ड वीकन हो जा रहा है। अब कितना वीकन हो रहा है? दैट इज डिसाइडेड बाय दिस फैक्टर। हायर इज दिस फैक्टर, मोर इज द वीकनिंग। सप्रेस हो जा रहा है फील्ड। यहां देखो, इसकी वजह से फील्ड जो है सप्रेस हो जा रहा है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाउंड चार्ज प्रोड्यूस किया उसकी वजह से फील्ड वीकन हो जा रहा है। वही आपको वीकनिंग यहां एक्सप्रेशन में दिख रहा है, वही आपको वीकनिंग यहां दिख रहा है। सो ग्राफ थोड़ा ड्रा करके बताते हैं आपको। सपोज इफ आई प्लॉट E versus R, then we are finding that till R equal to A, the field is 0. Then what happens? Immediately R goes to, when R is more than A, your field goes, the field goes to this, and then field start falling. If I approach R equal to B from inside, it's going to be this, ठीक है। और ये जो बीच में फील्ड जो होगा इट विल बी फॉलोइंग दिस रिलेशन, ठीक है। उसका क्या हो रहा है? ये हो गया R इक्वल टू B पे, और जैसे ही आप R मोर देन B जाते हैं ये एप्सिलॉन एकदम से गायब हो जाता है। जैसे ही गायब होगा तो क्या होगा? ये फील्ड शूट कर जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस वैल्यू विल बी, ठीक है। जैसे एप्सिलॉन R गायब होगा the electric field will shoot up to this value. Now this is, ठीक है। अब मेरा कहना यह था कि अगर पोलराइजेशन नहीं होता तो उस केस में यहां पे भी R बिटवीन A टू B फील्ड जो होता वही होता, यही एक्सप्रेशन यहां भी होता। इट वुड हैव बीन Q/4πε0r²। ये पोलराइजेशन की वजह से ना एप्सिलॉन आ रहा है, सप्रेस हो गया है। अगर पोलराइजेशन नहीं होता देन फील्ड वुड हैव फॉलोड दिस एक्सप्रेशन एंड फील्ड इन दिस रीजन वुड हैव बीन दिस। तो जो इतना वैल्यू सप्रेस हो रहा है, ये सप्रेस हो रहा है ना इतना वैल्यू, यही देखो पोलराइजेशन है। यही इतना जो डिफरेंस आ रहा है, जो सप्रेस हो जा रहा है, इन एब्सेंस ऑफ पोलराइजेशन, this would have been in absence of polarization. The field could have been this. इसको एक्सट्रापोलेट कर दोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता। पोलराइजेशन की वजह से क्या हुआ? ये फील्ड सप्रेस हो गया। So this is basically, this difference is telling you weakening of electric field as a result of polarization. This is telling you the weakening of electric field as a result of polarization. समझ में आ रहा है जी आपको? Are you getting this? ठीक है।
ओके, तो दैट्स द होल डिस्कशन। ठीक है, ये डिस्कशन है पूरा, पोलराइजेशन कैसे वीकन कर रहा है वो समझ में आ रहा है ना, कैसे पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक फील्ड को वीकन कर रहा है और किस मैग्नीट्यूड तक वीकन कर रहा है वो भी हम लोग को यहाँ क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या लिख रहा है। A point charge Q is located at the center of the ball made of uniform isotropic dielectric with relative permittivity of sin R. Find the polarization P as a function of R related to the center of the system as well as charge QB inside the sphere whose radius is less than radius of the ball. देखो एक आपको बॉल दे दिया है, सपोज रेडियस आर का बॉल है, ठीक। अब बोल रहा है पॉइंट चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द बॉल। पॉइंट चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द बॉल मेड ऑफ यूनिफॉर्म आइसोटोपिक डाइलेक्ट्रिक with relative permittivity of sin R. Find the polarization P as a function of R. जो ये चार्ज क्यों दिया वो क्या है? This is nothing but a free charge. बाहर से चार्ज प्लेस कर दिया है ना, पैसिव वॉइस में लिखा है देखो, इज लोकेटेड, लोकेट कर दिया है चार्ज क्यू, बाहर से चार्ज क्यू दे दिया है, तो इट इज ए काइंड ऑफ फ्री चार्ज। ये फ्री चार्ज है, ये क्या करेगा? इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ फील्ड इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, जो कि करता है हमेशा, जो इज गोइंग टू प्रोड्यूस ए फील्ड इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। ये फील्ड क्या करेगा? ये फील्ड जो भी डाइपोल्स हैं उसको अलाइन कर देगा इस तरह से, डाइपोल्स अलाइन हो जाएंगे, नहीं इस तरह से आपका डाइपोल्स जो है अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो you look at this region, ये देखो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ओवरलैप कर रहा है, ये सब कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है, जो ओवरलैप कर रहा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड फाइनली यू विल हैव व्हाट, you have a bound charge, sorry, free charge at the center Q, and you have bound charge over here and a bound charge over here. नहीं, ये Q क्या कर रहा है? इज प्रोड्यूसिंग फील्ड E, let's call it E नॉट। आई बाउंड चार्ज क्या करेगा? ये एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश क्रिएट करेगा, दैट विल बी रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, कोई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, and as a result of which what will happen? The net electric field E over here will get weakened, E naught minus E. So that's how the polarization takes place. यही polarization phenomena है। जो extraneous charge Q है वो एक field produce किया, under the action of that field the dipoles got aligned, that alignment of dipole led to the emergence of bound charges, and that bound charge produce an internal electric field in direction opposite to the field produced by the free charger, and thereby leading to weakening of field inside. यही तो पोलराइजेशन है, यही तो पोलराइजेशन है ना। क्या निकालना हम लोग को P निकालना है। तो P निकालने के लिए बाउंड चार्ज का इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि है नहीं आपके पास, तो आप क्या करेंगे? आप क्या निकाल सकते हो? आप D निकाल सकते हो, वही निकालो फिर, फाइंड D
एंड देन यू फाइंड ई एंड देन यू फाइंड पी। पहले आप डी निकालिए। आपको बॉल दे दिया है, यहां पॉइंट चार्ज क्यू दे दिया है, ठीक है। आप पहले डी निकालो। आपको पी कहां निकालना है? अंदर के किसी पॉइंट पे निकालना है ना। तो आप पहला काम करेंगे, आप एक गॉसियन सरफेस लीजिए सिमेट्रिक टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के अंदर स्फेरिकल सिमेट्री होता है। आप ये गॉसियन सरफेस ले लो, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक। चूंकि पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के अंदर यू हैव स्फेरिकल सिमेट्री, सो डी डॉट एन डी एस इज व्हाट? डी इज रेडियल, डी इज spherical, having a spherical symmetry. The spherical symmetry will lead to two facts. One is d is radial and d is a function of r only. So d dot n will be, d and n lie in same direction, so d dot n is going to be d only, and d is a function of r only, and r is going to be constant on the Gaussian surface, so d can be taken outside. It is this. And what is free charge? Free charge encloses q. पॉइंट चार्ज एक ही फ्री चार्ज है, पॉइंट चार्ज के फॉर्म में, वो पूरा का पूरा इनक्लोज हो जाएगा। सो फ्रॉम द गॉस लॉ ऑफ डी वेक्टर, from the Gauss law of d vector, we are getting what? d into q, or d is q upon 4 pi epsilon naught r square. इन वेक्टर फॉर्म इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ओह, एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे फार्मूले से, दैट इज गिवन बाय डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन आर इज बेसिकली relative permittivity at the point where you want to find electric field. So we want to find electric field inside. तो inside जो एप्सिलॉन आर दिया है वही हम लोग प्लेस कर देंगे यहाँ पे। अब P क्या है? P is basically एप्सिलॉन नॉट काई E। काई क्या होता है? एप्सिलॉन आर -1, और E कितना है? So P is nothing but ठीक। You got P. P as a function of R. Outside P is going to be 0. Why? Because chi is 0. फील्ड तो होगा लेकिन वो मतलब chi 0 है, बाहर वैक्यूम है, तो वैक्यूम तो पोलराइज होता ही नहीं ना, कुछ है ही नहीं पोलराइज होने के लिए। पोलराइज होने के लिए मॉलिक्यूल्स चाहिए, वो है नहीं, ठीक है। सो P is going to be 0 outside. P is going to be 0 outside. So P inside is this and outside P is 0. Outside P is 0. और क्या पूछ रहा है इसमें? Find the polarization P as a function of R, निकाल लिया, as well as the charge QB. QB is basically bound charge inside a sphere whose radius is less than radius of the ball. अच्छा, find the, ये बोल रहा है कि आप निकालो एक स्फेयर ले लो अंदर में, टेक ए स्फेयर लाइक दिस, whose radius is less than radius of the ball, whose radius is less than radius of the ball। तो इसके अंदर बाउंड चार्ज क्या होगा? ये बाउंड चार्ज जो माइनस माइनस आगे है पॉइंट चार्ज के चारों तरफ, वही होगा। बाहर वाला ये तो इनक्लोज कर नहीं पाएगा क्योंकि R is less than radius of the ball। तो ये सिर्फ यही वाला जो पॉइंट चार्ज के चारों तरफ बाउंड चार्ज बना है, ये इसी को इनक्लोज करेगा। अब पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जो बाउंड चार्ज है वो भी एक तरह से पॉइंट चार्ज टाइप का ही होगा ना, वो भी एक तरह से पॉइंट चार्ज टाइप का ही होगा। द नेचर ऑफ दिस बाउंड चार्ज विल बी ए काइंड ऑफ पॉइंट चार्ज ओनली, क्योंकि पॉइंट चार्ज तो पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जो चार्ज होगा वो भी पॉइंट चार्ज की तरह ही होगा। पॉइंट चार्ज का कोई रेडियस तो है नहीं ना, पॉइंट चार्ज तो नेग्लिजिबली स्मॉल रेडियस का होता है, तो जो चारों तरफ बाउंड चार्ज उसका भी नेग्लिजिबली स्मॉल रेडियस होगा।
So the nature of bound charge distribution near the center will be in the form of point charge only. ये कंफर्म हो जाएगा. अभी करते हैं हम लोग को क्या निकालना है, सॉरी इसी में निकालते हैं. हम लोग को एक बॉल दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस आर का, और यहाँ पे हम लोग को एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है. अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप एक स्फीयर ले लो ऑफ रेडियस आर लेस देन आर एंड यू फाइंड आउट द बाउंड चार्ज इनक्लोज्ड. तो बाउंड चार्ज इनक्लोज्ड कहां से निकल के आता है, यहां से. सो बाउंड चार्ज इनक्लोज्ड, ये मान लो एस ले लिया हमने, QB is basically this. P का एक्सप्रेशन हम निकाल चुके हैं पीछे, अंदर में P आपका ये है, ठीक है, ये पुट कर लेंगे. अब साइन आर माइनस 1 ER कैप डॉट NDS. अब यहाँ पे जो ER है और N है वो तो सेम ही डायरेक्शन में लाई कर रहा है, दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों ही यूनिट वेक्टर है. सो ER डॉट N इज गोइंग टू बी व्हाट, इज गोइंग टू बी 1. सो दैट विल गिव यू व्हाट, अब S के ऊपर ये R जो है कांस्टेंट ही रहेगा. R इज गोइंग टू बी हैविंग सेम वैल्यू एट S. तो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा. So this is and this is what, surface area. This will cancel out. So the free charge which is lying, sorry, bound charge lying inside is going to be this. ठीक है, this is the bound charge enclosed. ये bound charge enclosed हो जाएगा by a sphere whose radius is less than radius of the ball. This is the bound charge enclosed by a sphere whose radius is less than radius of the ball. Radius of the ball. यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे हम लोग, ये जो बाउंड चार्ज होगा वो भी पॉइंट चार्ज की तरह ही होगा. ये चीज यहां से कंफर्म भी हो रहा है. ये देखो, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन कैन आई कंफर्म, कैन आई कंक्लूड दैट द बाउंड चार्ज नियर द सेंटर इज ऑफ द नेचर ऑफ पॉइंट चार्ज. जो बाउंड चार्ज सेंटर के पास जो है चार्ज क्यू के चारों तरफ, वो पॉइंट चार्ज की तरह है. क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. कैसे? देखिए, अगर मान लो कि हम लोग ये स्मॉल आर को घटाते हैं, we decrease this small r, छोटा कर दें, what will be charge enclosed? Bound charge enclosed is still this. और छोटा कर दो तब भी यही रहेगा, क्योंकि ये r का फंक्शन है ही नहीं. मतलब आप इस स्फीयर को कितना भी छोटा करते जाओ, कितना भी छोटा करते जाओ, बाउंड चार्ज इनक्लोज यही है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ऐसा क्या नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा कि सारे ही सरफेस स्फीयर में इनक्लोज हो जा रहा है. मतलब आप यू टेक अ स्फीयर ऑफ रेडियस वेरी वेरी स्मॉल, इवन देन बाउंड चार्ज इनक्लोज दिस. ये तभी हो सकता है जब वो पॉइंट चार्ज टाइप का होगा. अगर बाउंड चार्ज, मान लो बाउंड चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एप्सिलॉन रेडियस का होता, तो हमेशा ही एक स्फीयर हम लोग एप्सिलॉन बाई 2 रेडियस का ले सकते थे, जिसमें बाउंड चार्ज कम इनक्लोज होता है. बट ऐसा नहीं है. बाउंड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द, बाउंड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द स्फीयर विच यू आर टेकिंग. तो ऐसा जो नेचर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली पॉइंट चार्ज टाइप का होगा, तभी ये किसी भी रेडियस का स्फीयर में इनक्लोज हो जा रहा है. राइट? आर यू गेटिंग दिस?
यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बाउंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इट शुड बी ऑफ द नेचर ऑफ पॉइंट चार्ज बेसिकली, एंड द बाउंड चार्ज इनक्लोजेस दिस। आगे के लेक्चर में थोड़ा और इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। व्हेन अभी हम लोग का बेसिकली बाउंड चार्ज निकालने के लिए एक अलग ही टॉपिक वीडियो रहेगा हम लोग को, वेयर वी विल स्टडी हाउ टू कैलकुलेट बाउंड चार्जेस, हाउ टू कैलकुलेट बाउंड चार्जेस, वो हम लोग देखेंगे। तभी ये सब हम लोग अभी छोड़, ये सब इस सब में भी निकालेंगे हम लोग, ये सब जो सवाल है ना इस पर भी बाउंड चार्ज निकालेंगे हम लोग आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। ओके, सो इसको यहीं तक डिस्कस करते हैं, आगे चले। ये देखिए, extraneous charge distributed over a dielectric sphere radius r with volume density rho. The dielectric constant sign r. Find the electric field as a function of r and volume and surface density of bound charge. Hence deduce that total bound charge is 0. B part अभी नहीं करेंगे हम लोग, B part हम लोग आगे करेंगे जब बाउंड चार्ज पढ़ेंगे। जब बाउंड चार्ज निकालने के लिए लेक्चर बनाएंगे ना, उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे। A part कर लेते हैं, ठीक है, और A part में जो एक्सप्रेशन आएगा उसको सेव करके रखेंगे, उसको आगे यूज करेंगे, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि एक्सटेनियस चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हमने ऑन द वॉल्यूम ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, ऑन द वॉल्यूम ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, ये वॉल्यूम है और हम लोगों ने बीच में हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मान लो रेडियस कैपिटल आर है, सो वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री चार्ज वही है, हमने फ्री चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब फ्री चार्ज डेंसिटी जो है रो है, फ्री चार्ज डेंसिटी जो है रो है, एक्सटेनियस चार्ज फ्री चार्ज बेसिकली, ठीक है। आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर। आपको फ्री चार्ज पता है, यू डोंट हैव द आइडिया ऑफ बाउंड चार्ज। आइडिया है मतलब कि बाउंड चार्ज का कोई एक्सप्रेशन नहीं है आपके पास, तो आप क्या निकाल पाएंगे, आप डी निकाल पाएंगे, तो वही निकालिए। अगर डी निकालिए फिर वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा आपको। तो वेरी फर्स्ट थिंग यू डू इज यू फाइंड डी वेक्टर। केस 1, जो फ्री चार्ज है उसके अंदर स्फेरिकल सिमेट्री है, तो डी के अंदर भी स्फेरिकल सिमेट्री होगा। स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ डी विल लीड टू व्हाट, डी इज रेडियल एंड डी इज ए फंक्शन ऑफ आर ओनली। ये चीज बार बार मैं बोल रहा हूं, ऐसे बहुत अच्छा डिस्कशन हम लोगों ने गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, चार्ज सिमेट्री एंड द फील्ड, कैसे सिमेट्री ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीड्स टू द सेम काइंड ऑफ सिमेट्री इन द फील्ड। ये पूरा काफी डिटेल में डिस्कशन है, उसको देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम हम लोग को गॉसन सर्फेस चूज करना सिमेट्रिक टू द एक्सटेनियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सटेनियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में स्फेरिकल सिमेट्री है, तो गॉसियन सर्फेस भी वैसा ही ले लीजिए। फ्री चार्ज इज सिमेट्रिकली हैज गॉट स्फेरिकल सिमेट्री, इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्फीयर, तो जो गॉसियन सर्फेस लेंगे वो भी स्फेरिकल टाइप का ले लो। आपको गॉस लॉ ऑफ डी वेक्टर लगाना है। जिस तरह का सिमेट्री फ्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होगा वैसा ही सिमेट्री डी के अंदर होगा। फ्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्फेरिकल सिमेट्री है तो वही सिमेट्री डी के अंदर होगा, और डी के अंदर स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब है कि डी इज रेडियल फील्ड एंड डी इज अ फंक्शन ऑफ आर ओनली। अब डी रेडियल होगा और गॉसियन सर्फेस आपने स्फेरिकल ले लिया है, so d and n will lie in same direction, so d dot n is going to be d at each and every point on the Gaussian surface, and d is a function of r only, so I can take d outside. ये सब बेनिफिट है एक अच्छा गॉसियन सरफेस चूज करने का। अगर कोई टेढ़ा बेढ़ा ले लेते गॉसियन सरफेस तो ये सब कहाँ अप्लाई हो पाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को बढ़िया गॉसियन सरफेस चूज करना होता है। व्हाट इज चार्ज इनक्लोज्ड? This V is the volume enclosed by the Gaussian surface. Rho is constant, so it would be, ठीक है। तो गॉस लॉ ऑफ डी वेक्टर लगा लो, that will give us what, d into just 4 pi will cancel out. D is rho r by 3, ये d आ जाएगा, राइट। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे आ जाएगा।
what's going to be the electric field? So it is rho r by ठीक, अब साइन आर गिवन है आपको, and what's going to be P? And chi is what? ठीक है, सो P is going to be, P निकालने नहीं बोला है बट निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? ये P हो जाएगा, ये तो हो गया इनसाइड, ये हो गया इनसाइड। आउटसाइड भी इसी तरह से निकाल लेंगे। आउटसाइड देखो, आपको एक स्फेरिकल डाइलेक्ट्रिक दे दिया है रेडियस आर का, मान लो फील्ड हमें आउटसाइड निकालना है, आउटसाइड निकालना है तो गॉसियन सर्फेस भी ऐसे ही बाहर ले लेंगे, ठीक है। सो वी कैन टेक दिस गॉसियन सर्फेस, इवैल्यूएट द फ्लक्स A case 2, right? Again, D is radial and D is a function of R only, so D dot n is going to be D only, and D is a function of R only, so D can be taken outside. This is, ठीक है। What is free charge enclosed? It's rho into, ठीक है। अब यहां से हम लोग गॉस लॉ ऑफ डी वेक्टर लगा लीजिए, दैट विल गिव यू व्हाट, आई थिंक यू आर गेटिंग इट। फास्ट चल रहा है क्योंकि पीछे सब डिस्कशन हो ही रखा है। 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज, दैट्स गोइंग टू बी एट डी आउटसाइड। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ऐसे लिखा जाएगा, ई आर कैप, एंड व्हाट इज ई, फार्मूला क्या है ई का, बट व्हाट इज दिस एप्सिलॉन आर? एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी एट द पॉइंट वेयर यू आर यूजिंग दिस रिलेशन, you are using relation outside, so outside this epsilon I is 1, so this will give you right, and what's the polarization? वैक्यूम में chi 0 होता है, so polarization outside is 0, polarization outside is 0, outside polarization 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फील्ड निकाल लेंगे, you'll find the field like this. I hope you are getting this, all these things. तो फील्ड निकालने का सिंपल तरीका है, पहले आप डी निकालेंगे, गॉस लॉ ऑफ डी वेक्टर यूज करके पहले डी निकालेंगे, फिर ई निकालेंगे बाय यूजिंग द रिलेशन डी इक्वल्स टू डी बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और उसके बाद आप पी निकालेंगे। वैक्यूम है तो पी 0 होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू फाइंड द फील्ड्स कैलकुलेशन, इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बाउंड चार्ज कैसे निकालते हैं, बाउंड चार्ज का वॉल्यूम डेंसिटी कैसे निकालते हैं, बाउंड चार्ज का सरफेस डेंसिटी कैसे निकालते हैं, ये सब देखेंगे हम लोग। और उसके पहले हम लोग को बाउंड्री कंडीशन ऑफ पी पढ़ना पड़ेगा, उसके पहले पी का बाउंड्री कंडीशन देखना होगा, तो पहले पी का बाउंड्री कंडीशन देख लेंगे, उसके बाद वी विल स्टडी कैलकुलेशन ऑफ बाउंड चार्ज, हाउ बाउंड चार्ज आर कैलकुलेटेड, ठीक है, हाउ द बाउंड चार्ज कैलकुलेटेड, ये हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। सो आई विल एंड ओवर हियर। You are watching T Vidya Physics YouTube channel, and जो भी लोग IIT JAM CSR NET या फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं या हायर फिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं, वो सारे लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी लोग को भी इनकरेज कीजिए ज्वाइन करने के लिए, राइट। तो दिस इज हाउ द जर्नी बिगिंस। ओके, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।